वंदे दोस्तों, वाक्षी ग्रुप ऑफ सेल्फलेस सर्विसेज में आपका स्वागत है। अपने ही धर्म को अगर जानने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो निरंतर पतन की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। अगर अपने बच्चों को उनकी आइडेंटिटी नहीं बताएंगे तो गलती हमारी है, दुनिया आएगी और अपनी आइडेंटिटी उनके ऊपर थोप देगी। आज मैं जिस विषय में बात करने वाला हूँ, पूरे देश के अंदर किसी भी व्यक्ति ने इसका तर्कशील आधार के ऊपर जवाब देने की कोशिश नहीं की। और हमेशा मैं ये बताता हूँ, हमारे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपनी नई पीढ़ी को देश के लिए और अपने धर्म के प्रति समर्पित करने के लिए तैयार करना। हालांकि अब देश में बहुत कम लोग बचे हैं जो इस विचार का समर्थन करके इसके ऊपर कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो दायित्व है वो ये है, जो भी मुट्ठी भर बचे हैं उनको बचाना और उनको एक साथ संगठित करके रखना। कलयुग चरम सीमा पे अब आप देख रहे हैं ना कि अब ये जो आप सारा ये हत्याकांड देख रहे हैं, जो हमारी बेटियां हैं वो कैसे विवाह करती हैं, विवाह करने के बाद में जो उनके पति हैं उनका जो है वो कर रही हैं, कत्ल कर रही हैं, और ये सब हो रहा है। विचार करके देखिए ऐसा हो क्यों रहा है। पूरे देश के अंदर आपको अलग अलग कहानियां। और अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि अपने लड़कों को कह रहे हैं भैया शादी मत करो, शादी करने से बचो। पहले हम गलती करते हैं और उस गलती करने के बाद में उसका जो समाधान है वो भी ऐसा निकालते हैं जो ना तो तर्क संगत है, ना प्रकृति और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए लाभदायक है। अब आप खुद सोचिए, पूरे देश के अंदर बात क्या चल रही है। जब से ये सोनम वाला कांड हुआ है, जब से ये सारे बाकी कांड हुए हैं, इसके अंदर समस्या क्या आ रही है? इसमें समस्या ये आ रही है कि अपनी बेटियों को धर्म विमुख हमने किया। इन बेटियों को हमने बचपन से, हमने बिल्कुल क्या हुआ, हम बेटियों को टोकेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, घर का काम नहीं सिखाएंगे, फेमिनिज्म लेकर आएंगे, सब कुछ करते हुए पागलपन के साथ में हमने अपने बेटों को भी और बेटियों को भी, दोनों को बोल रहा हूं, दोनों को धर्म विमुख करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर रही है। मैं बार बार अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बोल रहा हूं, हमारे बच्चों को भैया हनुमान चालीसा कंठस्थ नहीं है। हनुमान चालीसा कंठस्थ नहीं है, अगर कंठस्थ है भी तो उसका शाब्दिक अर्थ नहीं पता हुआ, पहली पंक्ति का अर्थ नहीं पता, वो अपने धर्म को नहीं जान रहे, अपने दायित्वों को नहीं जान रहे, अपने कर्तव्यों को नहीं जान रहे। अनपढ़ों की, बेवकूफों की एक पूरी की पूरी जनरेशन हमने तैयार कर दी। हम इसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हम ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम मूर्ख हैं। जैसे ही सोनम का कोई कांड होता है, या ये जो बच्ची है दूसरे वाली जो भी है, नाम मेरे को याद नहीं है, ये जो लगातार आप देख रहे हो मेघालय का केस हुआ है, कोई नीले ड्रम के अंदर केस कर दिया गया है। उनके माता पिता ये मान ही नहीं रहे हैं कि हमारी गलती है, हम अपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। उस बच्ची ने जिस स्कूल के अंदर पढ़ाई करी है वो स्कूल ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। ये ABCD और अंग्रेजी पढ़ाने के चक्कर में ना तो हम अंग्रेजी अच्छी पढ़ा पाए, ना हिंदी पढ़ा पाए, ना उन्हें वैज्ञानिक बना पाए, और ना ही अच्छे संस्कारों से युक्त करवा पाए। जो आपने आडंबर एक रचा था, एक आडंबर रचा गया इन बच्चों के साथ में, 21, 25 साल से इन बच्चों को कुछ भी नहीं पता है। जीवन जीने का उद्देश्य क्या है इनको नहीं पता, अपने जीवन में क्या पाना है नहीं पता। पूछिए अपने बच्चों से, जागिए। आज जब सोनम का कांड होता है या वो नीले ड्रम वाली बच्ची का कांड होता है तो आप कहते हो अरे 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 कहां से आ गए, तौबा 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 तौबा। अरे आपके घर के अंदर बच्चों का यही हाल है। उठिए, पर्दा हटाइए इससे। अगर नहीं हटाओगे तो आपके घर के अंदर ये कल को होगा। वो परिवार कोई अलग परिवार नहीं है, वो हमारे ही जैसे परिवार हैं। बच्चे भटक रहे हैं, बच्चों को नहीं पता कि जीवन जीने का क्या सिद्धांत है। इन बच्चों के जीवन जीने का ना तो कोई सिद्धांत है, ना कोई तरीका है, और इसके लिए कसूरवार वो बच्चे हैं नहीं। ये सोनम कसूरवार नहीं है, वो नहीं है, उनके माता पिता हैं जो बचपन से बच्चों को ट्रेस नहीं कर पाए, उनको तैयार नहीं कर पाए। उन विद्यालयों का है जो बच्चों के अंदर खोखली एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपने डाल दिया और उन बच्चों को सिस्टम नहीं सिखा पाए। अगर सीख रहा है तो ये सीखो कि आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आज ही मेरे सामने स्टोर के अंदर हुआ। अब आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि अगर माता पिता नहीं जागे, आपकी जनरेशन आखिरी जनरेशन है जो इसके ऊपर थोड़ा विचार कर सकती है। मैं 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको बड़ी सीरियसली समझकर चलिए। ये जितना पूरे देश के अंदर ये माहौल बनाया जा रहा है, ये तो लड़की कातिल हो गई, शादी मत करो, कुछ, अरे ये समाधान है हमारे? लड़के जो है लड़कियों से शादी करने से पहले एग्रीमेंट कर रहे हैं। एग्रीमेंट के सहारे आप पूरा का पूरा जीवन चलाओगे एक व्यक्ति के साथ में? आपको लगता है वो एग्रीमेंट आपको मर्डर करने से रोक लेगा?
वो एग्रीमेंट जो है उस महिला को एलिमनी के पैसे लेने से रोक लेगा। रोकने की शक्तियां हमारे पुरानी भारतीय संस्कृति में थी, जिनका मजाक उड़ा उड़ा के हमने घरों से बाहर निकाला। पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए। 1970 के अंदर हमारे घर के अंदर गौ माता, एक एक चीज आपस में जुड़ी हुई है। हम केवल और केवल इन सबको जोड़ना ही नहीं चाहते, हम सोचना ही नहीं चाहते, विचार ही नहीं करना चाहते, केवल परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो रहे हो। और कलयुग की शुरुआत यही है। एक व्यक्ति, इस कलयुग का अंत यह है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारकर खा जाएगा। कैनिबलिज्म की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब अगला चरण वो होने वाला है जो लिखा है, कहते हैं ना भविष्य मालिका में लिखा, वो होने जा रहा है। अगर इसको आप रोकना चाहते हो या कोशिश करना चाहते हो, तो कुछ धरती के ऊपर समझदार लोग बचेंगे जो इसके ऊपर लगातार विवेचना करेंगे, इसके लिए प्रयत्न करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हाँ, कम को बचने में हम कामयाब हो जाए। अब उदाहरण देखिए, हमने अपनी संस्कृति को किस तरह पतन की ओर लेकर गए पिछले 40-50 साल में। हमारे घर के अंदर गौ माता थी, इस गौ माता का हम दूध निकालते थे, गौ माता को हम सेवा करते थे, कुछ दूध उसके बछड़े को मिलता था, उस दूध से हम अपने घर का पालन पोषण करते थे। कितना अच्छा सिस्टम चल रहा था। ये सिस्टम हजारों सालों से लगातार भारत के घरों में चल रहा था। 70-80 के अंदर कुछ पढ़े लिखे समझदार लोग आए, उन्होंने कहा ये क्या सारा दिन गाय के गोबर में रहते हो, गाय को बाहर निकालो, ये एक मोहल्ले के अंदर एक डेयरी बनाओ, दूध ही तो चाहिए, दूध वो दे देगा, गवाला दे देगा, उससे ले लो, और तुम यहां से निकलो, ये सारा दिन इसमें लगे रहोगे, क्या फायदा, इसको हटाओ, इसको हम स्टोर रूम बनाते हैं, इससे हम आर्थिक उपार्जन करते हैं, यहाँ पे हम एक दुकान बना देंगे, दुकान से हम काम कर लेंगे। पढ़े लिखों ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। उस समय के हिसाब से सोचो कितने समझदार लग रहे होंगे। सर सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, 400 रुपए कमाई होती है उसकी जगह 800 रुपए कमाई होगी। सही है, सही है, सही है। वो आपने गौ माता निकालकर कॉलोनी के बाहर कर दी। कॉलोनी के बाहर जब कर दी तो एक व्यक्ति को आपने उसका निरीक्षक रखा। अब आप क्या करते हो, अब आप दूध अपने घर में से नहीं निकालते हो, अब उसके बाहर रोज सुबह जाते हो, 5-6 बजे जाते हो, दूध सामने निकलवाते हो, लेकर आते हो। कुछ देर वो व्यवस्था ठीक रही। अब वो जो बंदा बैठा हुआ था गाय के पास में, उसने ये कहा कि यार ये लोग दूध लेने के लिए लेकर आते हैं, ये 400 रुपए के 600 रुपए कमा रहे हैं, तो मैं 400 के 600 क्यों ना कमाऊं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब मैं 400 के 600 कमाना चाहता हूं तो ये एक राजी खुशी तो मुझे पैसे नहीं देंगे, तो मुझे करना क्या चाहिए, दूध में थोड़ा पानी मिला देता हूं, इन्हें कौन सा पता चलेगा। लेकिन 400 के 600 जब ये कमा रहे हैं तो 400 के 600 मुझे भी तो कमाने का हक है। उसने वो काम शुरू कर दिया भैया मिलावट का। अब वो मिलावट कर रहा है तो वहां चल रहा है। यहाँ पे पहला नैतिक पतन हुआ हमारे समाज का, यहाँ पे शुरू हो गया। अगर हम वहीं पे टोकने की कोशिश करते, इस पे विचार करते, वापस गौ माता को घर में ले आते, वापस रोकने की कोशिश करते तो बच जाते। हमने नहीं रोका, नहीं माने, धर्म का आपने रक्षा नहीं करी, धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा, समझते जाइएगा। अब वो कॉलोनी वाला गलत हो गया, कॉलोनी वाला गलत करते 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 पानी इतना मिलाने लग गया, सब होने लग गया। अमूल कंपनी आ गई। उस अमूल कंपनी ने क्या कहा, उसने कहा कि यार ये व्यक्ति जो है पानी मिलाता है, हम पानी नहीं मिलाएंगे, हम वर्गीज क्यूरियन है, हम आपको बिल्कुल शुद्ध दूध देंगे और ये मेरी गारंटी है। मैं आपको मैंने ये लैक्टोमीटर बनाया है, मैंने देखो टेस्टिंग का तरीका बताया, मैं इस तरीके से टेस्ट करूंगा, जैसे पानी मिलाएंगे हम इन्हें पकड़ लेंगे। वर्गीज क्यूरियन जी ने बहुत बेहतरीन काम किया। सिर्फ एक चूक हो गई, उस व्यक्ति की नीयत के ऊपर, और उन लोगों की नीयत को ठीक करने की कोशिश नहीं करी। उन्हें वहीं पर नहीं टोका कि भाई ये बाहर आई हुई है, इस बात को समझो। तुम कैटल को बाहर कर रहे हो, तुम गौ माता को उठाकर छोड़ दे रहे हो। होना क्या चाहिए था, अगर आपने घर से गौ माता को बाहर भी निकाल दिया, चलो मोहल्ले के अंदर भी पहुंच गए, उस व्यक्ति को ये बोलो ये गाय तेरी नहीं है, ये गाय हमारी है, इस गाय को हम आपको दान करेंगे, आप केवल इसके रक्षक हो और आपको दूध में पानी नहीं मिलाना। ये पूरा मोहल्ला तेरे ऊपर नजर रख रहा है, और अगर मिल गया तो नहीं छोड़ेंगे। तुझे आर्थिक मदद चाहिए, 400 का 600 तू भी कमाएगा, हम जो 600 कमा रहे हैं ये ले, इसमें से 20-20 रुपए एक्स्ट्रा होना। अगर ये हो जाता उस समय तो हम उस पतन की ओर नहीं चाहते। लेकिन हमने फॉर्मूला कौन सा अपनाया, हम डंडे से काम करवाएंगे, हम बदलाव नहीं करेंगे। सो कॉल्ड मॉडर्निज्म जिसकी मैंने अभी बात करी है, मॉडर्निज्म का ही परिणाम है जो आज आप भुगतते जा रहे हो। केवल हम डॉट्स को आपस में जोड़ नहीं पा रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ, नियत के ऊपर तो काम किया नहीं, तो वर्गीज क्यूरियन जी आ गए, अमूल आ गए, एक अच्छे तरीके से एक अच्छी नियत के साथ आए। उन्होंने कहा हम मिलावट नहीं करेंगे, हम प्योर दूध पिलाएंगे। जो आता था उसके दूध के अंदर तुरंत पानी पकड़ लेते थे, चोर बाहर निकल जा। तो सबको बहुत अच्छा लग रहा था। ये व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था आ गई जिससे हम बहुत खुश हैं, बहुत सुरक्षित हैं। अब ये व्यवस्था बहुत अच्छी चलेगी, बिल्कुल बढ़िया चलेगी। एवरीबडी वॉज हैप्पी। 5 साल 10 साल चला तो जिन लोगों को वो भगा रहे थे उन्होंने ये कहा यार ये ज्यादा साइंटिफिक बन रहे हैं, पहले इसी मशीन का पता करो कि ये हमारा पानी पकड़ते कैसे हैं।
तो उन्होंने कहा अच्छा पानी ऐसे पकड़ोगे, तुम पानी ऐसे पकड़ोगे तो ये लो हम मिलावट ऐसे कर देते हैं जिससे उसके अंदर का फैट जो है वो एक्स्ट्रा दिखने लग गया। तुम पढ़ाई करके हमारा पानी पकड़ सकते हो, थोड़ी बहुत रिसर्च और जुगाड़ करके हम उसका फैट कंटेंट तेल मिला के नहीं कर सकते क्या? लो वापस। अब वही कंपनी जो है जो उनका पानी पकड़ रही थी अब वो फंस गई, क्योंकि अब जब वो लैक्टोमीटर चेक कर रही है तो उसमें तेल और फैट तो पूरा आ रहा है, उसके टेस्ट फेल हो गए। टेस्ट फेल हो गए। दूसरी बात, अच्छी नियत के साथ में जो वर्गीज क्यूरियन थे, जो आए थे समाज की सेवा करने के लिए, अब वो नहीं है, अब उनके वंशज है, उनके अंदर वो भाव नहीं है। भाव और नियत की कमी होने के कारण धीरे धीरे क्या हुआ, अब ये पैकेट का दूध आपके घर में जहरीला आ रहा है। अब जब जहरीला आ रहा है तो पूरा देश चिल्ला रहा है, सरकार क्या कर रही है, देश क्या कर रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, अमूल कंपनी को ये बोलो, मदर डेयरी को ये बोलो, सरकार गंदी है। चिल्लाते रहो। आपके चिल्लाने से आपके बच्चों को शुद्ध दूध नहीं मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसके ऊपर हमें रोक टोक लगानी थी, जब हमें नियंत्रण करना था, जब हमें प्रयत्न करने थे, हमने नहीं किए। आज हम एक ऐसे विशेष सर्कल में फंस चुके हैं कि ना तो सरकार, ना अमूल कंपनी, ना मदर डेयरी, बोलने को कोई कुछ भी बोलता रहे। सच्चाई ये है कि देश में जितने दूध की खपत हो रही है उतना दूध उत्पादन करने के लिए कैटल ही अवेलेबल नहीं है। अरे जब गायें ही नहीं है, भैंस ही नहीं है उतना दूध बनाने के लिए, तो भाई सिंपल सी लॉजिक है, उतने दूध को लेकर कहां से आओगे? सरकार अपने देश, अपने घर के अंदर दूध के पेड़ नहीं लगाने वाली है भाई। लॉजिक है। इतनी सी बात समझने के लिए आपको बड़े बड़े वैज्ञानिक चाहिए क्या? पूरे देश में सर्वे करवा लो कि देश के अंदर दूध की खपत कितनी हो रही है, पनीर की खपत कितनी हो रही है, घी की खपत कितनी हो रही है, और जितनी खपत हो रही है उतना दूध निकालने के लिए गाय ही नहीं है अवेलेबल, भैंस ही नहीं है अवेलेबल, दूध कहां से आएगा? अब इस तर्क को समझने के लिए नहीं नहीं सर प्रमाण चाहिए हमें, प्रमाण। क्योंकि एक पूरी की पूरी जनरेशन आपने बेवकूफ पढ़े लिखे अनपढ़ों की तैयार कर दी है, और आपस में अनपढ़ एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। अभी भी कह रहे हैं हम ना मिल्क को चेक करके देख लेते हैं कि कैसे। अबे चेक करके तूने अगर पता भी कर लिया मेरे भाई कि ये मिलावटी है तो तू करेगा क्या? तू कुछ नहीं कर सकता। तो उस विशेष सर्कल के एंड पे पहुंच चुका है। ये मैंने आपको पूरी कहानी इसलिए बताई है कि बच्चों की थाली में जहर परोसने वाला जब तक खुद से ये नहीं कहेगा ये मेरी गलती है, हम क्या कर रहे हैं? दूसरे के ऊपर आरोप कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, अमूल क्या कर रहा है, मदर डेयरी क्या कर रही है? हर माँ बाप को अपने बच्चों को जहर परोसते वक्त ये पूछना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा ये गलती किसी और की नहीं, ये मेरे पूर्वजों की है, इसको ठीक करने का दायित्व भी मेरा है। मैं इसमें इनिशिएटिव लूंगा, थोड़ा प्रयास करूंगा, ज्यादा करूंगा, लेकिन मैं आगे करना चाहता हूं। अगर ऐसा करोगे तो चाहे वाक्षी जैसा छोटा प्रोजेक्ट बनाओगे, लेकिन कुछ तो बनाओगे भाई। मैं अपने माध्यम से 200-400 लोगों को ही बचा पा रहा हूं, बचा तो पा रहा हूं। ये 400 लोगों को, 400 बच्चों को तो शुद्ध दूध पिला दिया हमने। ये 1000 लोगों को जो दूध पिला रहे इनको तो पिला दिया हमने। 140 करोड़ को नहीं पिला पा रहे, कहीं तो आगे बढ़े। ये ज्यादा बेटर है कि 140 करोड़ को ही जहर पिलाना बेटर है, क्योंकि 140 करोड़ को जो पिला रहे हैं वो आडंबर है, और यहां जो हम कर रहे हैं वो सच्चे दिमाग की तर्क शक्ति के साथ में अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए कर रहे हैं। उन्होंने जितनी विधि बनाई थी उन सबको हमने सिस्टम को बनाया। तो ये मैंने आपको कहानी सरलता से पहले वो चीज बताई जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आ जाइए नीले ड्रग वाले केस पे। अब इसी के साथ जुड़ते जुड़ते मामला आया 70 के दशक के अंदर, जब बच्चों ने, उससे पहले हमारे देश के अंदर गाने देखिए आप, जितनी फिल्में थी उनके अंदर गाने क्या बनते थे? आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। अब पिछले 30 सालों के अंदर मुझे एक इस तरह का गीत बताइए, 40 साल का जो गीत आया। आप देशभक्ति के गीत के ऊपर डांस कर सकते हो, उनसे प्रेरणा नहीं ले सकते। ध्यान से समझिए दोनों के बीच में अंतर, दोनों के बीच में अंतर है। 1965 से पहले केवल और केवल एक ही जगह पे डेंट नहीं मारा गया। 1965 के बाद में हमारे हर एक लाइफस्टाइल के हर एक पोर्शन को डेंट मारा गया है, हर एक पोर्शन पे डेंट मारा गया है। तो उससे पहले गीत क्या था? ये था जिससे हम प्रेरणा लेते थे। वहां पे बड़े पूर्वज आपको कहते थे बेटा खड़े हो, सुबह उठो, माता पिता के पैर छुओ। तो बच्चे प्रश्न नहीं करते थे माता पिता के पैर क्यों छू, संस्कार डाल दिए बचपन से। ये आपके गुरुजन है, गुरुजन को नमस्ते करो, नमस्ते करते थे। वहां पे गुरु शिष्य के बीच में कुछ ना कुछ एक वो बना हुआ था,
हर चीज की वो एक लिमिट बनी हुई थी। माता पिता जो थे वो बच्चों को अच्छे से पालते थे, 6-7 वही बच्चे जो थे बूढ़े होने के बाद माता पिता को पालते थे। 70 के बाद में जब पहली बार हमने ये कहना शुरू करा, माता पिता जी हम अलग रहना चाहते हैं, आप अलग रहना चाहते हो कोई बात नहीं, उसके बाद में हम हर चीज में अपने धर्म और अपने संस्कारों से टूटते गए। आप एक एक चीज आपके हाथों से छीन ली गई। किसने छीनी मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन छीन ली गई। तो इसलिए इस वीडियो की स्टार्टिंग में जब आपसे पूछा गया कि भैया हनुमान चालीसा का अर्थ आपके बच्चों को नहीं पता, आप कहोगे यार नीले ड्रम का हनुमान चालीसा से क्या लेना। नीले ड्रम का हनुमान चालीसा से ये लेना है कि जहां से हमारे पास में ज्ञान, अध्यात्म, हर चीज की नॉलेज, हमारे देश के अंदर जितने संस्कार थे, हमारी भारतीय परंपराएं थी, वो सब आ रही थी, हमने उस चैनल को कट कर दिया। अरे भैया जिस सागर के अंदर आने वाली नदियों के पानी को रोक दोगे वो सागर एक दिन सूख जाएगा। ये सागर निरंतर हजारों सालों से हमारे देश में बह रहा था, आपने नदियों को ब्लॉक करके अपनी समझदारी के हिसाब से डैम बना दिया। सागर के अंदर अब पानी आप आने नहीं दे रहे हो, सागर सूख गया है, उसके परिणाम को स्वीकार करो। 1965 से पहले व्यक्ति के ऊपर समाज का दबाव होता था, चाहे हमारा लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर लड़का है तो व्यसनों में नहीं पड़ सकता, समाज को जवाब देना पड़ेगा। अरे देखो शर्मा जी का लड़का क्या करता फिर रहा है। आज आपने अपने लड़कों को इतना स्वच्छंद कर दिया, हमने खुद स्वच्छंद कर दिया। सामने वाला पड़ोसी अगर हमारे बच्चे को टोक दे कि बेटा तुम गलत कर रहे हो, तो हम पड़ोसी से लड़ रहे हैं। तुमने मेरे बच्चे को कैसे टोका? मेरा ये बच्चा मेरा है ही नहीं। ये भाव 1965 से पहले था। ये बच्चा इस पूरी कॉलोनी का है, समाज का है, देश का है। मैं केवल और केवल इसका केयर टेकर हूं। हमने इस सिद्धांतों को खत्म किया है। और जब तक आप पुराने संस्कारों को और सिद्धांतों को दोबारा से पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे, आप कितने मर्जी नए रूल बना लो। केवल और केवल बेवकूफों की सेना शुरू करी हमने 1965 के बाद में। बहुओं को जो है जलाया जा रहा है घर में, तो इनको स्ट्रेंथन कर दो। बहू आ गई बाहर, और बहू आने के बाद में अब वो झूठे केस लगा रही है। यहाँ पे जज साहब बैठे हुए हैं, वो जज साहब जो बैठे हुए हैं वो रिश्वतखोरी के केस में खुद अपना मकान भरने में लगे हुए हैं। यहाँ जो वकील है वो एक बकरे की तलाश में बैठा हुआ है। मुझे ये नहीं लेना देना कि इनके केस का कैसे फैसला होगा, मुझे तो ये चाहिए कि इसमें से पैसा कैसे निकालना है वो जो। और ये केवल वकील, जज, इन लोगों की बात नहीं है। जो बहू आ रही है और जो बेटा आ रहा है वो खुद भी स्वार्थी हैं, जिन्होंने पूरे जीवन में केवल अपने बारे में सोचा है। एक इस तरह का हमने माया का एक ऐसा चक्र रच लिया है जहां पे हर एक व्यक्ति को जैसे ही मौका मिलेगा वो दूसरे को ठग लेगा, वो दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा, और अल्टीमेटली बड़े पूर्वजों की कही हुई वही बात साबित हो रही है। दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे हो तो खुद उस गड्ढे में गिरोगे। प्रॉब्लम ये है कि इस चीज के डॉट कनेक्ट करने के लिए आपको समाज के और राष्ट्रीय रूप में सोचना पड़ेगा, जो सोचने की शक्ति अब हम खो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोगों का बौद्धिक स्तर, कोई, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वाक्षी के बेनिफिशियरीज में कुछ ऐसे होंगे जो इन डॉट्स को कनेक्ट करके आपस में इससे लेसन लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब परिणाम ये निकलने वाला है, अब आप ये कहने वाले हो जितने बेटे जाएंगे विवाह के लिए, ये विवाह आत्मा का मिलन होगा ही नहीं। ये विवाह विदेशियों की तरह केवल एक एग्रीमेंट होगा। उस एग्रीमेंट के अंदर जैसे ही आप टूटे, टूटने के बाद तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, और हमने जीवन के उस सुख से अपने बच्चों को वंचित कर देंगे। समर्पण, त्याग, एक दूसरे के दुख के अंदर एक साथ खड़े रहना। और जानते हैं इसका परिणाम क्या होने वाला है, जो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया। आज जापान के अंदर जितने भी बच्चे हैं और बच्चियां हैं वो आपस में शादी नहीं कर रहे। आप जाके जापान का केस देखिए, मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वीडियो भेजता हूं, उसको देखिए। हम उस तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आप अपने अस्तित्व को खत्म कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह है, जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो को देखने वाले आप लोगों में से बहुत सारे मूर्ख ऐसे हैं जो कहते हैं ठीक है भाई साहब खत्म हो जाएंगे तो खत्म हो जाए, तो खत्म हो जाओ, लेकिन रो मत। उसने मेरे बेटे को क्यों मारा, मेरे बेटे ने बेटी को क्यों मारा? वो इसलिए मारा क्योंकि हमने बेवकूफों की सेना खड़ी करी है। हम अपने बच्चों को नहीं सिखा पाए कि उनके जीवन जीने का लक्ष्य क्या है, पति का फर्ज क्या होता है, पत्नी का दायित्व क्या होता है। ये रामायण के अंदर भरत ने, राम ने, सबने बता दिए। हम नहीं पढ़ा रहे अपने बच्चों को। रामायण कौन पढ़ता है, महाभारत कौन पढ़ता है? उपहास करो धर्म का। आप धर्म का मजाक उड़ाओ, धर्म आपको उड़ाएगा। और पूरी दुनिया के अंदर याद रखना, सबसे बड़ा बेवकूफ हमारे देश के लोगों को कहा जाएगा। अमेरिका वालों के पास तो रामायण महाभारत थी ही नहीं। पशु से इंसान बने, इंसान से फिर पशु हो जाएंगे, कल को मर जाएं, खत्म हो जाएं, उनके पास कोई धरोहर ही नहीं है।
तो दुनिया उन्हें बेवकूफ नहीं कहेगी, बेवकूफ भारतीयों को कहेगी। अबे तुम्हारे पास रामायण जैसे ग्रंथ है, महाभारत जैसे ग्रंथ है, जिनसे सीखना था, बच्चों को सिखाना था। जीजाबाई ने शिवाजी को बनाया, किसी ने भगत सिंह को बनाया, तुमने बेवकूफ पढ़े लिखे अनपढ़ों को बनाया, जिनके पास में ना धर्म का ज्ञान है ना विज्ञान का ज्ञान है। केवल हाँ, उनके पास डिग्री जरूर है, उनके पास मार्क्स जरूर है, कईयों के पास वो भी नहीं है, 100 में से 90 भी नहीं है। और हम प्रश्न ही नहीं कर रहे, खुद से पूछना ही नहीं चाह रहे। तो इसीलिए हमने ये रोल लिया है कि जहां जहां हो सकता है कम से कम सही बात को सही कहने की हिम्मत रखेंगे, आप लोगों को टोकेंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि देखने वाले 400-500 लोगों में से कम 10 लोग हैं जो अपने परिवार को ठीक बनाने की कोशिश करेंगे। कल को जब मेरे पुत्र का विवाह होगा तो मैं ऐसे किसी घर में विवाह करने की कोशिश करूंगा जो हमारी तरह पागलपन और सनक के अंदर अपने बच्चों की परवरिश पे ध्यान दे रहा होगा। तो ऐसे 140 करोड़ के अंदर से हम मानकर चल रहे हैं आज से 10-15 साल के बाद में कुछ लोग बचेंगे और उनके साथ भी नए समाज का क्रिएशन होगा। तो ये सारा कुछ बता दिया। अब आपके मन में ये आएगा, ठीक है जी आपने कॉम्प्लेक्स बताया, वैसे तो 500 में से आधे से ज्यादा तो इस बात को समझ भी नहीं पाएंगे और बहुत कम इस बात में, इस वीडियो में यहां तक टिके होंगे। फिर भी चलो टिक गए तो कुछ के मन में, 1-2 के मन में आ रहा होगा, ठीक है वरुण जी मान ली इस बारी बात जो तुम कह रहे हो। समाधान क्या है? क्या करें समाधान? समाधान है समग्र दिनचर्या। आपको एक सैंपल दिनचर्या जो आज के समय में मैं फॉलो कर रहा हूं, मुझसे ज्यादा बेहतर दिनचर्या आप खुद बना सकते हो। लेकिन इस बारे में जब मेरे जैसा व्यक्ति अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कैसी दिनचर्या बनाने की कोशिश कर रहा है तो आप भी कोशिश करिए। प्रकृति का एक सिद्धांत है, जो व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है सही दिशा में, सही विचारों के साथ में, ईश्वर भी उसका साथ नहीं छोड़ता, वो बच जाता है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये नीले ड्रम के केस में और ये सारे जितने पतन के केस हैं, इन सारे केस से मैं अपने परिवार को बचाने में कामयाब होऊंगा, क्योंकि मैं प्रकृति के सिद्धांत को जानता हूं। और अगर आप भी बचाना चाहते हो तो आओ मेरे साथ, मिलकर प्रयत्न करें और अपने परिवारों को बचाने की कोशिश करें। दूसरे के ऊपर इल्जाम मत लगाइए, अपने अंदर की त्रुटियों को हमें दूर करना है और धीरे धीरे दूर करेंगे तो एक आदर्श दिनचर्या बनेंगे। इसीलिए वाक्षी ऑर्गेनिक्स को वाक्षी ग्रुप ऑफ सेल्फलेस सर्विस बनाया गया है कि इसके माध्यम से मैं देश के अगर 100 परिवारों को भी बचाने में कामयाब हो गया, जिनके बच्चों को वो उत्तम भोजन खिला रहे हैं, जिनके बच्चों को उत्तम संस्कार दे रहे हैं, जिनके घर के अंदर खुशहाली है, सुख है, समृद्धि है, सब कुछ है, मेरे पास है, तो मैं वैसे ही 100 परिवार और बनाना चाह रहा हूं और उसके लिए मैं अपने पूरे व्यापार को खत्म करने के लिए तैयार हूं। मैं नहीं दूंगा उन लोगों को सम्मान जो वंदे मातरम भारत माता जी की जय नहीं बोल सकते। नहीं चाहिए हमें उनका पैसा। हम नहीं करना चाहते उन लोगों के साथ में बात जो अपने बच्चों को बदतमीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। हम नहीं करना चाहते उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा भी समय खराब, जो आज इस बुराई को समझकर अपने लिए एक अच्छे भविष्य की कल्पना करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। 100 परिवारों को भोजन खिलाएंगे, 100 के साथ समय लगाएंगे, 100 के साथ उठेंगे बैठेंगे, अपने बच्चों का विवाह भी उन 100 परिवारों के साथ में ही करेंगे। मैं अगले 15 साल के अंदर 100-200 परिवार कम से कम ऐसे बनाना चाहता हूं जहां पर सुख समृद्धि और जो हमारी बातें हम समझकर एक दूसरे के साथ में अपने विवेक की क्षमता को ऊपर उठाते हुए, भारत माता की सेवा करते हुए अपने परिवारों को और अपने बच्चों की जो है खुशहाली की तरफ ध्यान से फोकस कर सकें। क्योंकि इसके जवाब अब दुनिया के पास खत्म होने वाले हैं। और इसका सबसे बड़ा सिद्धांत ये है, जो दिन रात सोच रहा है अच्छा करने की, उसका विवेक भी उसी के अनुसार आगे बढ़ता जाता है। और जो ये आज वीडियोस नहीं देख पा रहे और लगे हुए हैं वो 99 के फेर में सारा दिन, और बढ़िया बढ़िया हम एडवर्टीजमेंट देख लें, सब देख लें, हमें तो काम ही नहीं करना, कुछ अच्छा ही नहीं करना, क्या फर्क पड़ता है, देश को आग लग जाए, समाज को आग लग जाए, सोनम ने उसको मार दिया, सोनम को गालियां देनी शुरू कर दो। जो इन कामों के अंदर लगे हुए हैं वो ये समझ ही नहीं रहे हैं कि अगला गड्ढा उनके लिए है। और यही माया का प्रभाव है। तो अब आपको फैसला लेना है, आपको वाक्षी ग्रुप ऑफ सेल्फलेस सर्विस के साथ में दिन रात कम्युनिकेट करके अपने परिवारों को उस स्तर पर लेकर जाने की कोशिश करनी है, या आपको वही 99 के फेर में लग के माया के प्रभाव में आके आने वाले कलयुग के अंदर खुद को तैयार करना है। हमारे द्वारा लगातार वीडियोस बनती रहेगी। व्हाट्सएप के अंदर आप हमसे संपर्क करने की कोशिश करें। मेरे लक्ष्य को बड़ा सिंपल समझ लें, मेरा काम अब आपको केवल और केवल अच्छा भोजन खिलाना नहीं है। मेरा काम है ये नई जनरेशन जो तैयार हो रही है, इसके अंदर से वो अच्छी जनरेशन को निकालना जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से देश सेवा के अंदर, राष्ट्र सेवा के अंदर उत्कृष्ट हो।
और ऐसे अगर मैं 100 बच्चे भी तैयार करने में कामयाब हो गया अंदर 15 साल में, तो मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। ये मेरे जीवन का लक्ष्य जो मैंने तय कर लिया, और विश्वास कीजिए मैं उन कई लोगों से, कई हजार लाखों लोगों से बेहतर हूं जो अपने जीवन का लक्ष्य अभी तक तय नहीं कर पाए। इसमें आनंद है, इसमें सुख है, इसमें समृद्धि है। हम खुद को नारायण के साथ में मानकर चल रहे हैं। आप भी ऐसा आनंद अगर लेना चाहते हैं तो हमारे साथ हो लें। आत्मा को स्वच्छ करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। आगे चलेंगे तो आनंद भी आएगा। थोड़ी मुश्किल शुरू में लगेगी, लेकिन बाद में आने वाला जो भविष्य होगा वो आपके लिए मंगलमय होगा। इसी आशा के साथ भारत वंदे मातरम।